दोस्तों, यह नई स्टोरी है। जब तक वो पुरानी स्टोरी के पार्ट हमें नहीं मिल जाते तब तक हम इस स्टोरी को अपलोड कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग ये स्टोरी सुनिए, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें एक लड़की की लाइफ किस तरह से ससुराल से मायके और मायके से ससुराल तक रह जाती है, इस बारे में बताया गया है। इसलिए प्लीज़ दोस्तों स्टोरी सुनिए और पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बारात जैसे ही दुल्हन को लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचती तो वहां चहल पहल बढ़ गई। कुछ महिलाएं व दूल्हे की बुआ स्वागत थाल लिए दरवाजे पर खड़ी थी। उम्र में यही कोई 40-45 साल। रंग हल्का सांवला, बालों को जूड़े में लपेटे, चौड़ी सी सीधी मांग को सिंदूरी रंग से सजाए, शरीर पर बनारसी साड़ी, हाथ भर कर लाल चूड़ियां पहन सजी धजी थी। जैसे ही गाड़ी दूल्हा दुल्हन को लिए रुकी, उनमें से एक दो औरतें आगे बढ़कर दुल्हन को गाड़ी से उतारने में मदद करती हैं और अब दूल्हा दुल्हन घर की ड्योढ़ी पर खड़े थे। कलश आरती आदि रस्मों के साथ पारंपरिक मंगल गीतों से दुल्हन का स्वागत हुआ। बारी अंदर जाने की आई तो एक 15-16 साल की छरहरी लड़की ड्योढ़ी पर खड़ी हो गई। पंकज भैया, ऐसे तो अंदर नहीं जा सकते। दूल्हे की फुफेरी बहन ड्योढ़ी पर नेक लेने अड़ी थी। अरे भाई, ऐसे नहीं तो कैसे जाना है? उसने हंसते हुए पूछा। बिना नेक के अंदर नहीं जा सकते, वह मुस्कुराई। अब ये क्या बला है? पैसे 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 चाहिए। उसने हाथ से इशारा किया तो वह अनभिज्ञ बन बाकी सब लोगों की तरफ देखने लगा। ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, जेब ढीली करनी पड़ेगी। समवेत स्वर में सबने समर्थन किया। कोई चारा न देख आखिर जेब में हाथ डाल उसका नेक देकर उसे खुश किया तो अब उसने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी। रंग बिरंगी लाइट्स व फूलों से सजे घर की चहल पहल दुल्हन के घर में प्रवेश के बाद और अधिक बढ़ गई। दिन भर चलने वाली ढेर सारी रस्मों के बाद आखिर दूल्हा दुल्हन को सांस लेने की फुर्सत मिली तो मौका मिलते ही दूल्हा सिर का सेहरा उतार कर अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। उत्सुकता बस दुल्हन भी घूंघट की ओर से नज़र उठाकर अपने इस नए घर का औचक निरीक्षण करने लगी, जिसमें थोड़ी देर पहले वह अपने घर से डोली में विदा होकर आई थी। ढेर सारी थका देने वाली रस्मों ने शरीर की ताकत निचोड़ ली थी। नींद आंखों पर सवार होने आतुर थी, पर मजाल अभी भी ये लोग उसे आराम देने के मूड में हों। घर अभी भी मेहमानों से भरा हुआ था। दुल्हन को घेरे कुछ हम उम्र लड़कियां उत्सुकतावश से छिड़ रही थी तो कुछ बड़ी उम्र की औरतें आकर उसे सलाह दे जाती। पर दुल्हन को देख सबके होठों पर एक बात जरूर आ ही जाती कि दुल्हन बहुत खूबसूरत है। धीरे धीरे करके बाहरी मेहमानों की तादाद घटने लगी। लोग अपने घर को लौट गए तो जब घर के सदस्य और कुछ नाते रिश्तेदार ही शेष बचे थे, उमा भाभी को उसके कमरे तक छोड़ा। बुआ ने उमा को दुल्हन को अंदर ले जाने को कहा तो थकान से बोझिल चेहरे पर आशा का नौ संचार हुआ, सोचकर कि अब वह आराम से बैठ पाएगी। भारी भरकम लहंगे व गहनों ने नन्ही जान को घूंट रखा था कि सांस लेना भी भारी हो रहा था। चलो भाभी, उसने मुस्कुराकर दुल्हन को उठने कहा तो वह सरकुचाती घूंघट को चेहरे तक खिसकाती धीमी कदमों से चल पड़ी। घर के बीचों बीच आंगन बना था, वहाँ से चलकर एक कमरे के पास आकर रुक गई। भाभी, ये रहा आपका कमरा, उमा बोली, पर वह संकोचवश दरवाजे पर खड़ी रही। उसकी हालात का अनुमान लगा उमा उसका हाथ थाम कर अंदर ले गई। फूलों से महकते इस कमरे की फूल भरी सुहाग सेज पर बिठाकर वह दरवाज़ा बंद करके चली गई। उमा के बाहर जाते ही जैसे उसने चैन की सांस ली। सबसे पहले घूंघट को सरकाकर सिर तक कर उसकी कैद से आज़ाद हो चैन की सांस ली। अब यही उसका कमरा होने वाला है तो बैठे बैठे कमरे का मुआयना कर डाला। एक किनारे पर लोहे की बनी अलमारी थी, एक ड्रेसिंग टेबल व दीवार पर एक
खूबसूरत पेंटिंग। कमरा साधारण जरूर था, पर वृंदा की खूबसूरती ने उसे असाधारण बना दिया था। सुहाग की सेज पर बैठी उसके चांद से चमकते चेहरे व तीखे नए नक्श किसी का भी मन मोह लेने में सक्षम हैं। उसकी बड़ी बड़ी सागर सी आंखों में सुहाने सपने व मन में जिम्मेदारी का डर है। इस सब से इतर मन के कोने में उत्सुकता पंकज के आने की हो रही थी। जब घर से विदा हो गाड़ी में बैठी तो रोना बंद नहीं हो रहा था। पंकज जी ने उसका हाथ पकड़कर हल्का सा दबाकर सांत्वना दी तो जिस्म में सिरहन दौड़ गई थी। वह अभी भी बरकरार थी। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था, दिल की धड़कनों ने भी रफ्तार पकड़ ली। धड़कनें बढ़ी तो हैं, पर सबसे बड़ा यह प्रश्न कि क्या वह इस घर में निभाह कर पाएगी, इनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएगी, क्या स्वयं खुश रह पाएगी। यह सामान्य प्रश्न है जो हर नई दुल्हन के मन में उठता है, परंतु वृंदा के मन में डर कुछ अधिक है। वजह घर में वहाँ अकेली स्त्री होने वाली है, क्योंकि यहाँ कोई स्त्री नहीं है। घर बिना सास का जो है। इतना ही नहीं, न ननद न जेठानी, रिश्ते में सबसे बड़ी बहू है। पिता व 3 भाई हैं, सबसे बड़ी बहू वही है। 2 भाई छोटे हैं, जिनकी जिम्मेदारी भी उस पर आने वाली है। जब रिश्ता आया था तो परिवार के सभी सदस्यों, माँ, चाचा, ताऊ, भाइयों, लगभग सभी ने रिश्ते के लिए हामी भरने से इनकार कर दिया था कि ऐसे घर में कैसे ब्याह दें जहाँ कोई औरत नहीं, सास बिना घर, जैसे माँ बिना परिवार। पंकज के पिता व उसके पिता आपस में दोस्त हैं, जिसे रिश्तेदारी में बदलने की ठानी और उसका रिश्ता बिना उसकी मर्जी जाने तय कर दिया गया। उसकी मर्जी जानने में उनके संयुक्त परिवार के किसी सदस्य ने अधिक उत्सुकता भी नहीं दिखाई। औपचारिकता के लिए पंकज अपने पिता के साथ आया था, जिसे वृंदा ने एक बार नज़र उठाकर भी नहीं देखा, तो कैसे बता सकती है कि वह उसे कैसा लगा। घर वालों के लिए इतना जानना ही काफ़ी था कि गांव में अपने गुजारे लायक ज़मीन है और लड़का शहर में अच्छी कंपनी में जॉब करता है। शादी हो गई है और बाली उम्र के कच्चे कंधों पर भारी जिम्मेदारी दी जा रही है थी, बिना ये सोचे कि क्या वह यहाँ सामंजस्य बिठा पाएगी। अपने नवजीवन में इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए वह खुश रह पाएगी या उसके कमज़ोर कंधे जवाब दे जाएंगे। खटक दरवाजे पर हुई। यह आहट अभी सबसे अधिक हैरतगंज बन गई है। सिर का घूंघट चेहरे तक खींचकर चांद बादलों में छिपा लिया ताकि दूल्हे राजा आसानी से चेहरा न देख पाएं। मन की घबराहट भी अचानक 100 गुना बढ़ गई तो शर्माती गठरी बन सिमट गई। धड़कनें 1000 की स्पीड से भागने लगी। घबराहट एकाएक 100 गुना बढ़ गई। सनसनाती झुरझुरी पूरे जिस्म में लहर बनी दौड़ गई। सांसों का शोर जैसे बाहर भी सुनाई देने लगा। मन के समुंदर में उठा ज्वार इतना तीव्र था कि शरीर में ऐंठन महसूस होने लगी। वह भी आकर पलंग पर ही बैठा तो उसकी मौजूदगी से दिल उचक कर बाहर आने को हो गया। कानों के पास पसीने की बूंदें झिलमिला गई। महज वृंदा ही घबराई हुई है। नहीं, घबराहट तो पंकज को भी हो रही है। शहर में रहते काफ़ी समय बेशक हो गया है। स्वभाव बेहद शर्मीला व संकोची है। जितना वृंदा उसे जानती है वह भी उतना ही जानता है। दोनों एक ही नाव में सवार हैं। बात पहले शुरू करें या घूंघट उठाएं, इसमें ही उलझ गया है। दोस्तों की दी गई सलाह व उसकी अपनी भावी पत्नी को लेकर की गई सभी कल्पनाएं अभी छूमंतर हो गई हैं। उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो पा रहा। यह काम सोचने में जितना रोमांचक था, असल में करना उतना ही मुश्किल होगा। उसे स्वप्न में भी
या भान न था। सबसे पहले घूंघट उठाने का तय किया ताकि बात शुरू कर सके। तभी दोनों एक दूसरे को जानेंगे, यही सोचकर हाथ आगे बढ़ाया तो घूंघट के अंदर वृंदा कांपती दिखी। नज़र मेहंदी लगे पैरों की अंगुलियों पर गई, जिन्हें वह बेड में भींच रखी थी। आगे बढ़ते हाथ पीछे खींच लिए, बेड से नीचे उतर गया। कमरे में थोड़ी देर चहलकदमी कर मन शांत किया और फिर से हिम्मत जुटा वापस आकर बैठ गया। लगा अब सही समय है। उसका कांपना भी बंद था, शांत भी दिख रही थी, पर अब उसके अपने हाथ कांप रहे थे। कांपते हाथों से घूंघट उठाकर सिर तक कर दिया। लगा आसमान का चांद पलके झुकाए उसकी सेज में उतर आया है। फिल्मी गानों में बहुत सुना था घूंघटे में चंदा, आज तो साक्षात देख रहा था। यह मुखड़ा चांद से जरा भी 19 न था। कवियों की सारी कल्पनाएं, चित्रकारों के सारे रंग कुदरत की इस कारीगरी में सिमट आई थी। जुबान जैसे तालू में चिपक गई। तारीफ के शब्द ढूंढे नहीं मिल रहे थे। चेहरे पर नज़र जो चिपकी तो हटने का नाम नहीं ले रही थी। वह उसे देखने में इस कदर खोया कि होश में तब आया जब चांद से चेहरे वाली गद्द करके बेड में लुढ़क गई। शायद उसने ही घूंघट उठाने में देर कर दी। उसे बैठे बैठे नींद लग गई। वृंदा, धीमी आवाज़ में उसने पुकारा, पर अब वह सो चुकी तो वह उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया और उसके बगल में ही सो गया। थका हुआ तो वो भी था, तो जल्दी ही उसे भी नींद आ गई। रात में बैठे बैठे वृंदा नींद की आगोश में ऐसे गई कि नींद भी सुबह जाकर ही उठी। उसका ब्याह हो चुका है, अब वह किसी अन्य के घर में है। इस एहसास के मन कौनते तुरंत ही हड़बड़ा कर उठ बैठी। बगल में गहरी नींद में सोए पंकज पर नजर गई तो वहीं चिपक गई। चेहरा ध्यान से देखा, जैसी उसने कल्पना की थी। चेहरा तो वैसे ही है। किसी सुंदर राजकुमार की कल्पना मन में तो न थी, पर इतना तो सुंदर होना चाहिए कि वह उसके बगल में सोई तो उसे अच्छा लगे। उसकी चचेरी बहन गुंजन के पति की तरह धुंधलाए शरीर की अपेक्षा कसा हुआ गठीला मनमोहक। रात उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। पंकज ने क्या सोचा होगा उसके बारे में, सोच सोच कर वह रुआंसी हो रही थी। गुंजन और उसकी बड़ी भाभियों ने उसकी शादी की पहली रात को लेकर उसे हिदायत और सलाह दी थी। माँ ने कहा था पति के पैर छूना, भाभी ने कहा था पहले दिन की बातों से दिल का हाल ले लेना। सहेलियों ने तो न जाने कितनी बातें कहकर उसे छेड़ा था। वह तो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। वे पूछेंगी तो क्या बताएगी कि वह तो ऐसा कुछ करना तो दूर बात तक न कर पाई। सोच सोच कर हलकान होने लगी। उसे अब वॉशरूम जाना था। उठने लगी पर उठ नहीं पाई। साड़ी के पल्लू के ऊपर पंकज सोया हुआ है। खींचने की कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जगाना चाहा पर हिम्मत नहीं हुई तो हाथ वापस खींच लिया। मायूस हो सुबकने लगी। उसे अपना घर याद आने लगा जहाँ वह बेतकल्लुफ़ी से घूमती थी। इस घर में इन अजनबी लोगों के साथ वह कैसे रह पाएगी। उसे बहुत रोना आने लगा। आंसू गालों को तर करने लगे। सुबकना सुनकर पंकज की नींद खुल गई। उसे रोता देख हैरान था। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? आंखें मीचते उसने पूछा, पर वह बिना बोले सुबकती रही। चुप क्यों हो, बोलो क्या बात हो गई? उसने पुनः पूछा तो उंगली का इशारा कर दिया। उसकी साड़ी के पल्लू के ऊपर सोया है। ओह सॉरी, गलती का भान हुआ। आपने नीचे से पल्ला खींचकर उसे थमा दिया, पर अभी भी उसका सुबकना बंद नहीं हुआ था। मुझे उठा देना था, इसमें रोने की क्या बात है? वह बोला, पर वृंदा लगातार रोई जा रही थी। चुप हो जाओ और ये आंसू साफ करो। उसके प्यार से कहने पर वृंदा ने आंसू साफ किए।
मुझे माफ़ कर दीजिए, वह सुबकते हुई बोली। किस बात के लिए? उसने हैरानी से पूछा। मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला, वह सुबकती मासूमियत से बोली तो पंकज के होठों पर हंसी आ गई। मुझे भी थकान हो रही थी तो मैं भी सो गया था। उस बात के लिए परेशान होने या शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। वह हाथ बढ़ा, प्यारी पत्नी के फूल से नाजुक गालों पर लुढ़क आए आंसू साफ कर उसे गले लगा चुप कराना चाहता था। झिझक हाथ बढ़ाने नहीं दे रही थी तो इरादा भी त्याग दिया। जब वृंदा आश्वस्त हो गई कि पंकज उससे नाराज नहीं तो वह बेड से नीचे उतर आई। कमरे में साइड में ही वॉशरूम है। उसने उसकी शंका का समाधान किया तो वृंदा हिचकती बाहर आ गई। बुआ ने वृंदा को उठा देखा तो उसके पास आ गई। उठ गई बहू, प्यार से पूछा तो वृंदा को माँ की हिदायत याद आई कि सुबह उठकर सबके पैर छूने हैं। झुककर उसके पैर छू लिए। जीती रहो, सदा सुहागन रहो, बुआ ने आशीर्वाद दिया। बहू, सबसे पहले तो नहा ले। आज ही तेरी पहली रसोई करवा देती हूँ। कुछ बातें भी समझा दूँगी, फिर तो तुझे ही सब संभालना है। जितनी जल्दी यह जिम्मेदारी संभालेगी उतना ही अच्छा है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ बिना नहाए रसोई में जाने का रिवाज नहीं है, तो जल्दी नहा कर आ जा। बुआ ने सबसे पहली और भारी जिम्मेदारी उसे समझाई तो वह घबरा गई। अपने घर में इतनी जल्दी कभी नहीं उठी थी। घर के सारे सदस्यों का खाना अकेले उसने बनाया हो उसे याद नहीं, पर यहाँ तो करना पड़ेगा। बुआ, मैं जा रहा हूँ। इस मर्दाना आवाज़ की दिशा की तरफ नज़र घुमाई। नीरव उसका देवर था। पंकज के 1-2 साल छोटा है। अच्छे डील डौल व एथलीट वाली मजबूत कटका थी। रेसलर है। नीले रंग का ट्रैक सूट पहने अखाड़े जाने की तैयारी में था। कब तक लौटेगा? बुआ ने पूछा। 11 बजे तक, बोलकर बाहर निकल गया। ये सुबह सुबह निकल जाता है। बचपन से पहलवानी का शौक है। ओलंपिक में तमगा लाने का सपना है। बड़ा मेहनती बच्चा है। बिना नागा किए सुबह अखाड़े जाता है तो इसकी खुराक भी अलग होती है, जो मैं तुझे समझा दूंगी। अब से इसकी खुराक का ध्यान भी तुझे ही रखना पड़ेगा, जिसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो इसके गुस्से से 2-4 होना पड़ेगा। जी बुआ जी, वृंदा ने सहमति दी। स्वभाव भी पंकज के बिल्कुल उलट है। वह जहाँ शांत पवन का झोंका है यह तूफान है, वह पानी तो यह आग है, वह शीतल चांदनी तो ये तपता सूरज है। बोलता कम है, तोड़फोड़ ज़्यादा करता है। अखाड़े के नियमों के कारण स्त्रियों से दूरी रखता है तो बिना उसके बोले ही उसके काम हो जाने चाहिए। पहले दिन की दूसरी भारी जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर डालती बुआ बोली तो उसे घबराहट होने लगी। कमरे में वापस आई तो देखा पंकज दोबारा से सो गया था। उसने बैग से लाल रंग की साड़ी और ब्लाउज निकाला और बाहर आ गई। नहाकर लौटी तो पंकज अभी भी सो ही रहा था। वहाँ लगे आदमकद सीधी शीशे के सामने खड़ी हो गीले बाल संवारने लगी। नज़र शीशे पर जम गई। जब उसकी नज़र पंकज पर पड़ी तो जो कनखियों से उसे ही देख रहा था। वृंदा जड़ हो गई। पीछे मुड़कर देखा तो पंकज ने फिर से आंखें बंद कर ली। शायद उसे धोखा हुआ है। वे तो सो ही रहे हैं। शीशे में देख बाल संवारने लगी। लाल रंग की गोल बिंदी माथे पर वह मांग में लाल रंग का सिंदूर भरकर वापस रख दिया। धीरे धीरे चलती बेड के पास आ गई। वह आवाज़ देकर उसे उठाना चाहती थी पर हिम्मत नहीं हुई। साड़ी का पल्लू सिर पर रखा और धीमे कदमों से बाहर निकल गई। उसके बाहर जाते ही पंकज उठकर बैठ गया। जितनी शर्मीली बिंदा है
पंकज भी वैसा ही है। न जाने अब वह कैसे वृंदा से बात कर पाएगा। एक मौका रात में गंवा चुका है और एक अब सुबह। अब दिन भर में ही क्या ही उसे मौका मिलेगा बात करने का। क्या रात का इंतजार करना पड़ेगा? पलंग छोड़ उठ खड़ा हुआ, तौलिया लेकर बाथरूम का रुख किया। बिना नहाए उसे चाय भी नसीब नहीं होगी। बुआ के कहने पर बिंद्रा ने भी हलवा बना दिया। साथ ही परिवार के सदस्यों की पसंद नापसंद के साथ घर की परंपराएं और रिवाज भी रटा दिए। सास होती तो धीरे धीरे उसे यह जिम्मेदारी दी जाती, पर बुआ भी एक दो दिन ठहर कर वापिस चली जाएंगी तो उसे उसकी जिम्मेदारी सौंप फारिग होना चाहती थी। नीरव की डाइट बता दी, साथ ही यह भी कि बिना उसकी अनुमति के उसकी चीज़ों को न हाथ लगाएं, न उसके कमरे में जाए, क्योंकि उसे यह सब पसंद नहीं। कमल इन सब से अच्छा और समझदार है। ननन की कमी महसूस नहीं होने देगा। वह छोटे मोटे काम में भी तेरा हाथ बटा दिया करेगा। अभी 12वीं का बोर्ड का है तो पढ़ाई भी है, फिर भी बेझिझक मदद के लिए बोल देना, वो कर देगा। बाकी मेरा भाई बड़ा सीधा और नेक इंसान है, उसकी तरफ से कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। किचन में काम संभालती वृंदा को बुआ समझा रही थी। उधर पंकज भी नहाकर सिर्फ तौलिया लपेटे जल्दी से कमरे की तरफ लपका। आदतन पहले की तरह बेपरवाही से पर शायद गलती कर दी। जल्द ही इसका एहसास हुआ जब वृंदा को कमरे में देखा। भूल गया था कि यहाँ अब केवल मर्दों का घर नहीं है। उसकी नई नवेली दुल्हन भी अब यहाँ रहने आ गई है, तो सबकी तरह अब उसे भी अपनी कुछ आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। उसे इस अवस्था में देख वृंदा सकुचा गई तो वह खुद भी हड़बड़ा गया। समझ नहीं आ रहा कैसे झेप मिटाए। वृंदा ने ही समाधान कर दिया। मुंह फेर कर हंसी रोकने का प्रयास कर रही थी। सॉरी सॉरी सॉरी। वह शर्मिंदा था। बेड से अपनी टी शर्ट और लोअर उठाकर पहनने लगा। शर्ट में सिर फंसाते बताने लगा, वो क्या है ना, आज तक कोई टोकने वाला तो था नहीं। जब मर्जी जैसे मर्जी घुस जाते थे, पर अब लगता है कुछ आदतें बदलनी पड़ेगी। वह शर्ट पहन चुका था तो बोला, अब मुड़ सकती हो। उसने इजाज़त दी तो वह मुड़ गई। अब वह तौलिए से अपने बाल साफ करने लगा। पानी की बूंदें वृंदा पर गिरती तो वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। सॉरी, वह तौलिया नीचे रखता है, पर वह अभी भी वैसे ही खड़ी थी तो वह उसे बैठने कहता है। क्यों खड़ी हो, बैठो, हलवा लेकर आई हूँ। उसने धीरे से टेबल पर रखे हलवे की तरफ इशारा किया। तुमने बनाया है? उसने पूछा। हाँ। उसने हामी में गर्दन हिलाई, साथ ही चेहरे पर मुस्कान थी। सकुचाहट भी थी तो नजरें भी चुरा रही थी। पंकज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दो फिर देर किस बात की? उसने हाथ आगे बढ़ाए तो वह उसे हलवे की कटोरी उठाकर देने लगी, तो वह कटोरी थामने के बहाने उसके हाथ को जानबूझकर ही स्पर्श करता है। दोनों की पहली बार नजरें मिली। उसकी आंखों में हल्की शरारत साफ झलक रही थी, जिससे वृंदा को शरीर में हल्की झुरझुरी दौड़ गई। वह जाने को हुई, पर पंकज उसे इतनी जल्दी जाने देना नहीं चाह रहा था। रुको जी, वह पलटी। हलवा बना दिया, खाने को भी दे दिया। रिजल्ट नहीं जानना चाहोगी? कैसा रिजल्ट? कि हलवा कैसा बना है? वृंदा के कदम रुक गए। वह चलता हुआ उसके बिल्कुल ही करीब आ गया। एक चम्मच में हलवा लिया और टेस्ट किया। वृंदा भी बिल्कुल एक विद्यार्थी की तरह उसके सामने खाने की परीक्षा दे रही थी। रिजल्ट जानने उत्सुक थी कि पास हुई कि फेल। बहुत अच्छा,
डिलीशियस स्वादिष्ट मज़ा आ गया। परीक्षा पास करने की खुशी में वृंदा के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। अब मैं जाऊं? रुको अभी, और भी काम है। यहाँ कब आओगी? मतलब वृंदा की धड़कनें तेज धड़कने लगी। बात करने? पता नहीं। वह शर्माती जल्दी कमरे से निकल गई। वृंदा ने बेशक हलवा डरते डरते बनाया था, पर वह सबको पसंद आया और सबने तारीफ भी की। तो पिछले 20 दिन से हलवा बनाने की जो प्रैक्टिस कर रही थी सफल रही। माँ ने समझाया था कि पहली रसोई में मीठा बनाना पड़ेगा। उनकी सलाह पर जो सूजी का हलवा बनाना सीखा था, सिखाई काम आ गई। सबके खाने के बाद खुद टेस्ट करके देखने का विचार आया। मुंह में रखा तो खास अच्छा नहीं लगा, मीठा भी कम था। माँ ने कितनी बार समझाया था कि चीनी कटोरी से नाप के डालना होता है, पर कर ही दी गड़बड़। कमाल ये था, किसी ने इस बारे में बोला नहीं, बल्कि बुआ पंकज बाबूजी ने तो सगुन भी दिया, जो उसने आशीर्वाद के रूप में रख भी लिया। बहू, नीरव आ गया है, इसके लिए भी हलवा ले आ। नीरव के आने के बाद बुआ ने आवाज़ दी, पर अब वृंदा को हिचक होने लगी कि न जाने नीरव क्या प्रतिक्रिया देगा। वह कटोरी में डाल कर ले आई। अन्य लोगों ने तो बिना शिकायत खा लिया, पर नीरव को खाने में कमी बिल्कुल पसंद नहीं है। परिणाम जल्द ही सामने भी आ गया। बुआ, नीरव की तेज आवाज़ गूंजी। हाँ, बुआ आ गई। किसने बनाया है ये हलवा? ये कैसा सवाल है, कौन बनाएगा? घर में चीनी कम पड़ गई थी कि इतना फीका हलवा बनाया है। गुस्से में भिनभिनाया। धीरे बोल, बहू सुनेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। बुआ ने डपट लगाई। भैया, ज़्यादा मीठा सेहत के लिए हानिकारक होता है, कम ही खाना चाहिए। हलवा भाभी ने बनाया है, मुझे तो कोई कमी नहीं लगी। आप भी गप करके खा लो। पास खड़ी उमा चिहुकती बोली। उसने एक चम्मच के हलवा दूसरा मुंह में न डाला और गुस्से में नीचे कटोरी सरका दी। वृंदा ने यह सब देख भी लिया और सुन भी लिया। हाथ पैर फूलने लगे कि ऐसे कैसे चलेगा, दोबारा गलती नहीं दोहराएगी। मन में दोहराया, जब भी खाना बनाएगी ध्यान से बनाएगी। समय भी दोपहर का हो चला था। आज पड़ोस की महिलाएं मुँह दिखाई की रस्म निभाकर चली गई। बुआ भी वृंदा को दोपहर के खाने की जिम्मेदारी देकर बाहर चली गई। बाबूजी और कमल उमा को कपड़े दिलाने मार्केट चले गए। नीरव भी घर पर नहीं था। वृंदा और पंकज ही अकेले थे। तो वह दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। सब्जी राजमा बना दिया, आटा लगाकर तैयार कर दिया, चावल बनाने भगोने में गैस पे रख दिए। पंकज किचन में आ गया। क्या कर रही हो? वह उसके करीब आकर पूछता है। खाना बना रही हूँ। मैं कुछ हेल्प करूँ? नहीं, वृंदा ने इनकार किया। कल तो कुछ बात नहीं हुई, अभी अपने बारे में कुछ बता दो, या भी कि यहाँ कैसा लग रहा है। बात करने के मकसद से पंकज बोला। अच्छा लग रहा है, वह धीमे से बोली। घर के लोग अच्छे हैं, और मैं। उसके प्रश्न पर वृंदा लजा गई। बोलो, चुप क्यों हो गई? वह हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लेता है। बोलो, आप भी अच्छे लगे। शर्म के कारण गाल लाल अंगार हो गए। पंकज ने मौका देख हाथों को चूम लिया। अनायास ऐसी प्रतिक्रिया के लिए वृंदा तैयार नहीं थी। बहुत ज़्यादा झेप गई। हाथ छुड़ाकर अपने कमरे में भाग गई। पंकज भी उसके पीछे पीछे आ गया कि वृंदा को यह सब बुरा तो नहीं लग गया। लगा तो बोल सकती हो। आइंदा तुम्हारी इजाज़त के बिना यह सब नहीं करूँगा। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए अनजान हैं। जानने में समय लगेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वृंदा शर्मा रही थी। कुछ
जलने की महक आने लगी तो ध्यान आया गैस के ऊपर चावल रखाई थी। दौड़ती किचन में आई तो चीख पड़ी। पंकज ने उसकी चीख सुनी तो वह भी घबराता किचन में आ गया। देखा तो गैस पर धुआं उठ रहा था। चावल बुरी तरीके से जल गए। वह गैस बंद करता है और वृंदा तो घबराहट के मारे रोने लगी थी। पहले दिन ही इतनी बड़ी गलती हो गई है, सब क्या सोचेंगे उसके बारे में सोचकर फूट फूट कर रोने लगी। क्या जला दिया? आंगन से नीरव की आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया। चावल जला दिए। वह किचन के दरवाजे पर आ गया था। ये कोई काम सीख कर आई है कि नहीं? उसके गुस्सा होने से वृंदा पंकज की तरफ देखती है और वहाँ से जल्दी से अपने कमरे में आ गई। नीरो, क्या है ये? अक्ल वक्ल है तुझे कि नहीं? उस पर क्यों गुस्सा हो रहा है? पंकज ने नीरो को डांटा। भैया, खाना ही ढंग से नहीं बना पा रही, जब किचन ही नहीं संभाल पाएगी तो यह घर कैसे संभाल भी पाएगी कि नहीं? नीरव संकित था। संभाल लेगी और धीरे धीरे सब कुछ सीख भी जाएगी। उसे एडजस्ट होने में समय लगेगा और तू उसके सामने ऐसे गुस्सा क्यों दिखा रहा है? अपने गुस्से पर काबू रखा कर। खाने बनाने में इतनी कच्ची है तो मेरी डाइट का क्या होगा? उसके आने से पहले भी तो मैनेज करता था, अब भी कर लेना। अब उसके होते मैं किचन में कैसे आ सकता हूँ? आज उसका पहला दिन है, इसलिए घबराहट में है। ऐसा नहीं है कि उसे खाना बनाना नहीं आता। मैंने उसे कमरे में बुला लिया, इसलिए चावल जल गए। आप उसकी वजह से मुझे डांट रहे हैं। डांट नहीं रहा, समझा रहा हूँ। मैं कुछ दिन बाद चला जाऊँगा। उसके बाद तो उसके साथ ऐसे गुस्से से पेश आएगा तो उसे एडजस्ट करने में मुश्किल होगी। मैं सबसे ऐसे ही बात करता हूँ। किसी के आ जाने से मैं खुद को बदलने वाला नहीं। उसको अच्छे से समझा दो कि घर को कैसे चलाना है, वरना घर में क्लेश होता रहेगा। वह दंदनाता अपने कमरे में चला गया तो पंकज ने जल्दी से वो चावल एक पॉलीथीन में डालकर ठिकाने लगा दिए और दूसरे कुकर में चावल चढ़ाकर कमरे में आ गया। देखा तो वृंदा सुबक रही थी। समझ तो नहीं आ रहा था कि कैसे इस स्थिति को संभाले। जितना उसने सोचा था यह सब उससे ज़्यादा मुश्किल था। वहीं पंकज की अलग कसमकस है। वह भी अभी तक उससे ढंग से बात तक नहीं कर पाया। ऊपर से नीरो का बर्ताव ने उसे पहले दिन ही दुखी कर दिया है। घर के बाकी लोग नीरो के गुस्सैल स्वभाव से परिचित हैं, पर वृंदा अभी घर में नई नवेली है, घबराई हुई है। छोटी सी बात भी उसे बुरी लग सकती है तो नीरो को समझा पाना मुश्किल है। वृंदा, उसने प्यार से पुकारा। वह बिना उसे देखे बैठी सुबकती रही। बिल्कुल करीब ही बैठ गया। झिझकते हुए कंधे पर हाथ रखा तो वह भीगी आंखों से उसे देखने लगी। प्लीज़ चुप हो जाओ, रो मत। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि तुम अपने कीमती आंसू बहाओ। धीमे स्वर में उसे ढांढस बंधाते बोला। सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। लगता नहीं मैं यह सब कुछ संभाल पाऊंगी। खुद का आत्मविश्वास डोलने लगा। फूल से नाजुक गाल आंसुओं से तर किए जा रही थी। पंकज खुद ही उन्हें साफ करने लगा। कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है। नई जगह पर यह सब होता है, इसमें घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। उसने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, आप मुझे मेरे घर छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। वृंदा आतुरता हो कह रही थी। जो कुछ ससुराल में पहले दिन उसके साथ हो रहा था, उसकी कल्पना किसी भी नई नवेली दुल्हन के लिए भयावह है। वृंदा के साथ तो यह सब घटित हो रहा था। बेहद घबरा गई। ये क्या कह रही हो? मैं
ब्याह नहीं करना चाहती थी। मुझे कोई भी काम अच्छे से नहीं आता। किसी ने मेरी बात नहीं मानी। ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी। वह दोनों हाथों से अपने आंसू साफ करती हुई बोली, चुप हो जाओ, ऐसी बातें करना बंद करो, मेरी तरफ देखो। वह उसकी तरफ देखने लगी। कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कि तुम रोने लगी, यह सब नॉर्मल है, पंकज ने उसे समझाते हुए कहा। सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मुझे कोई काम नहीं आता। कोई कुछ नहीं सोचेगा, न तुम्हें कोई कुछ बोलेगा, पंकज ने उसे आश्वासित करते हुए कहा। मुझे कोई काम ढंग से नहीं आता। अब वृंदा का खुद पर से विश्वास डगमगाने लगा। कृष्ण ने कहा कि तुम्हें काम नहीं आता। सुबह इतना अच्छा हलवा बनाया था, अभी सब्जी और राजमा बहुत अच्छे बनाए हैं। चावल जल गए तो क्या हो गया, सब एक दिन में परफेक्ट नहीं बन जाते, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। रही बात नीरो की, तो उसकी बातों को दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। नीरा बैल बुद्धि का है, गुस्सैल है पर दिल का बहुत अच्छा है। बोलता कड़वा है पर बिल्कुल नारियल जैसा स्वभाव है। ऊपर से कठोर पर अंदर से उतना ही नरम। धीरे धीरे वो भी इस बात को समझने लग जाएगा और तुम भी उसे समझने लग जाओगी। अभी उसे पता नहीं है कि किसी से कैसे बात करनी है। पंकज ने नीरव का बचाव करते हुए कहा, चलो अब उठो, किचन में चलो, सब आने वाले हैं, खाना लगा दो। पर चावल तो जल गए हैं। पंकज के कहने पर उसे ध्यान आया तो वह अब और अधिक घबरा गई। कुछ भी नहीं हुआ है, आ जाओ। वह उसका हाथ पकड़कर अपने साथ किचन में ले गया तो देखा चावल भी बन गए थे। जले हुए चावल भी साफ कर दिए थे। ये किसने किया? वृंदा ने उसे हैरानी से देखा। मैंने कर दिया और नीरव को भी बोल दिया है कि वो इस बारे में किसी से कुछ भी बात न करे। ये समझो कुछ हुआ ही नहीं। पंकज ने वृंदा की घबराहट कम करने की कोशिश की तो अब वह कुछ शांत हुई। पंकज ने समझदारी से सब कुछ इस तरह से समझाया कि अब वृंदा थोड़ा सहज हो गई। कुछ देर बाद सब लोग आ गए। सबने खाना खाया तो नीरज भी अब चुप था, पर सिर्फ पंकज के कारण, वरना उसे वृंदा का रसोई व काम के प्रति इतना कच्चा होना पसंद नहीं आ रहा है। बड़ा भाई होने के कारण वह उसका सम्मान तो करता ही है, पर प्यार भी बहुत करता है। दोपहर के खाने के बाद पंकज वृंदा को लेकर उसके मायके आ गया। यही कोई आधे घंटे के सफ़र के बाद पहुंच भी गए। मायके आते ही वृंदा की भावनाओं का ज्वार फूट पड़ा। माँ से लिपट कर फपक पड़ी। क्या हुआ लाडो, क्यों ऐसे रो रही है? माँ बेटी दोनों के चेहरे पर वही बेचैनी थी जो भीड़ में बिचलने के बाद किसी अबोध बाल की होती है। मैंने कहा था कि मेरा ब्याह मत करो, पढ़ने दो, पर किसी ने मेरी मर्जी नहीं जाननी चाहिए। आप सबको मैं बोझ लगने लगी थी, इसलिए इतनी जल्दी ब्याह कर दूसरे घर भेज दिया। वृंदा की शिकायत पर माँ का चेहरा तमतमा गया। कुछ कहा किसी ने? दामाद जी से शिकायत है या ब्याह में कोई कमी रह गई? बेटी के इस तरह रोने पर माँ का मन भी संभावनाओं पर विचार कर सिहर गया। आंखों में आंसू छलछलाए। वो भी बेबस थी इस समाज के बनाए नियमों से। पाल पोस कर अपने बच्चों को किसी और के हवाले इस तरह कर देना कि जो भी उसके साथ होगा वह उसकी नियत होगी। बड़ा अजीब नियम है, पर सदा से होते आया है। तो अब वृंदा के साथ हुआ कुछ नया तो न था, पर शादी के पहले दिन आँखों में रंगीन सपनों की चमक की जगह आंसू देख वे अशांत जरूर हो गई। जब तक बेटी ससुराल में खुश नहीं रहेगी, भला माँ बाप को कहाँ सुकून होगा। मुझसे पहले दिन ही गड़बड़ हो गई। पहुँचने पर वृंदा ने बताया, क्या हुआ? चावल जल गए। उन्होंने आज ही तुझसे
खाना बनवा लिया? माँ ने हैरानी से पूछा। उसने सुबह से घटित सारी बातें बता दी। बुआ बोली, आज ही जिम्मेदारी संभाल लो, फिर वो चली जाएंगी तो कौन करवाएगा? कैसे अजीब लोगों का घर है। आज के दिन कौन नई नवेली बहू को जिम्मेदारी देता है? उन लोगों को अक्ल वक्ल है कि नहीं, ये ना सोच पाए कि बच्ची डरी सहमी होगी। उसे काम पर लगा दिया। बोली थी तेरे पापा से कि दोस्ती निभाने के चक्कर में मत पड़ो। मेरी कोई सुने तब ना। माँ बड़बड़ाने लगी। क्या हुआ वृंदा की माँ? क्यों घर सिर पर उठा रही हो? पहुँचने पर माँ ने सारी बात ज्यों ही त्यों बता दी। पिता माँ की तरह भावनाओं में नहीं बह सकते थे, तो समझाते हुए बोले, इस छोटी सी बात पर फालतू बखेड़ा मत कर। वृंदा अब उस घर की बहू है। कुछ कल जिम्मेदारी उसे ही संभालनी है तो संभाल लेगी। आप उनकी तरफदारी कर रही हैं, मित्र जो ठहरे। माँ की भाषा तंजपूर्ण हो गई। बात मित्रता की नहीं, शादीशुदा बेटी से अधिक लगाव ठीक नहीं। गलतियाँ इससे भी होगी, पर इस बारे में मैंने उनसे पहले बात कर रखी है। अगर ढंग से रहेगी तो इसे वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। पिता ने अपने तर्कों से उनका मुंह बंद कर दिया तो माँ भी बड़बड़ाने की ओर बेटी को ससुराल को अपना घर समझने और समंजस बिठाने की सलाह के अतिरिक्त कुछ नहीं कह पाई। हाँ, आते आते पंकज को इशारों में जरूर ताना दिया कि वृंदा को आज ही काम पर क्यों लगाया। पंकज चुप था, कुछ नहीं बोला। बोले भी क्या? अपने घर की स्थिति से वो भी अनजान नहीं, पर उसे डर था कहीं वृंदा यहीं रुकने की जिद न करे। ऐसे नहीं हुआ। वृंदा आने को तैयार तो हो गई, पर आते समय फिर रोने लगी तो पंकज थोड़ा चिंतित हो गया। कहीं ऐसा न हो कि वृंदा की मर्जी के खिलाफ शादी हुई हो, तब तो उसको एडजस्ट करने में भी दिक्कत होगी। वह खुद भी तो साथ में नहीं रह पाएगा। कुछ दिन बाद चला जाएगा। साथ में रहता तो फिर भी बातों को संभाल सकता था, पर उसके बाद क्या? फिर वह फिलहाल वृंदा को अपने साथ भी तो नहीं ले जा पाएगा। इतने सालों से घर माँ के बिना है। पिता ने माँ और बाप दोनों का प्यार देकर उनकी परवरिश की है। अब उन्हें भी तो कुछ सुख मिलना चाहिए। वह वृंदा को साथ में ले जाने की इच्छा जताएगा तो वे मना तो नहीं करेंगे, पर इस घर को भी तो एक औरत की ज़रूरत है जो इसे घर बना सके। इसलिए उसे पहले वृंदा से ही इस बारे में अच्छे से बात कर लेनी चाहिए, ताकि वह भी इस बात की गंभीरता को समझे। रास्ते भर दोनों ही चुप रहे। न वृंदा ने कोई बात छेड़ी, न पंकज ने। दोनों घर पहुंच गए। तब तक सभी खाना खा चुके थे। थोड़ा बहुत काम था, उसको निपटाकर वृंदा कमरे में आई तो पंकज उसका इंतजार कर रहा था। इस कहानी का पूरा पार्ट सुनने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।